Hi students. Today we are going to start with the second chapter of the Indian economics. That is, we would be talking about the Indian economy from the year of independence, or we can say we would actually be starting from the year 1950 till 1990. अब 1990 में ऐसा क्या खास है जो हम आगे रुक गए थे, that we would be talking in the next chapter. But as of now, we would be starting with the second phase from independence to year 1990. So, let's see. अब हमारे पास यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग. नाउ व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग हम लोग करते हैं, हम आज ऐसे पढ़ेंगे, कल हमने टाइम खराब कर दिया था, आज नहीं करेंगे, बट अक्सर हम लोग अपने प्लान्स में फेल हो जाते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग, वो हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा उसे सेटिस्फाई कर सकें. कैसे? इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या? कहते हैं कि इकोनॉमी के रिसोर्सेज, कंट्री के रिसोर्सेज हम सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं एंड उसके लिए हम लोग प्लान्स बनाते हैं. दैट इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग. ये इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमी के लिए प्लान करता कौन है? वी हैव द प्लानिंग कमीशन सेटअप फॉर दैट विच वाज सेटअप इन द ईयर 1950. आज के टाइम पे ये एग्जिस्ट नहीं करती प्लानिंग कमीशन. आज के टाइम पे इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, नीति आयोग. बट पहले हमारी प्लानिंग कमीशन चलती थी जो 1950 के अंदर सेटअप हुई थी. ये लोग क्या करते थे? कहते थे यार इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करेंगे. वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स कौन सी होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. 11th में माइक्रो में पढ़ा है. पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कौन सा गुड बनाए, कितना बनाए, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक अपनाए, whether we should go for labor intensive technique और capital intensive technique, लोगों को ज्यादा हायर करें या मशीनें ज्यादा लगाएं. That is the question, how to produce. And third, for whom to produce, which category of customers we need to target. We need to target the rich people or the poor people. ये problems हैं जिसके ऊपर हम लोग plans बनाते हैं अलग अलग economies के अंदर. जब हम economy की बात करते हैं, economy के structure की बात करते हैं, we have different types of economies. 3 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर सारी की सारी जो फर्म्स हैं दे आर बीइंग ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट कोई कंपनी चलाती नहीं, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है. सेकेंड, वी हैव द सोशलिस्ट इकोनॉमी. ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता. कैपिटलिस्ट थी जहां प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है. सोशलिस्ट जहां गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर दोनों हैं, जो मेजरली हर इकोनॉमी, हर कंट्री फॉलो करती है. दैट वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक कंपनीज यानी गवर्नमेंट कंपनीज एज वेल एज द प्राइवेट कंपनीज. राइट? तीनों एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे फोकस करें, कैसे सॉल्व करें. जैसे अगर मैं बात करूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करेगी? व्हाट टू प्रोड्यूस, वो प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड है. हाउ टू प्रोड्यूस, जो सस्ता पड़ता है. फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो खरीद सकता है उस इंसान के लिए बनाएंगे. वेयर एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा नीड है, बिकॉज दीज पीपल आर वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर. हाउ टू प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी के लिए बेस्ट सूटेबल है. जैसे इकोनॉमी में अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, दे विल प्रेफर टू गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके. फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जरूरतमंद के लिए पहले प्रोड्यूस करते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों का कॉम्बिनेशन. प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से काम करेगा, सोशलिस्ट अपने तरीके से काम करेगा. जहां पे प्राइवेट सेक्टर का टारगेट होगा प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर का टारगेट होगा सोशल वेलफेयर. राइट? देन इंडिया एडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि हमारे पहले कुछ मिनिस्टर्स कहते थे कि यार सोशलिस्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं, बट अगर हर चीज सरकार के हाथ में हुई तो उन्हें पता था कि रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा. सो वी ऑप्टेड फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. देन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जब स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड विद द 5-year प्लान्स. यानी जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी वो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाती थी कि अगले 5 साल में हमें क्या टारगेट करना है. ये जो प्लान्स बनने स्टार्ट हुए थे, 1950 में कमीशन सेटअप हुई. पहला प्लान जो एग्जीक्यूट हुआ दैट वाज फ्रॉम 1 अप्रैल 1951
टू 31 मार्च 1956, 5 years, 5 साल का प्लान था, जहां पे हर प्लान के अंदर इनके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे। इनका टारगेट क्या था? पहला, ग्रोथ, जीडीपी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि जीडीपी ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, पॉवर्टी से फाइट कर पाएंगे। सेकेंड टारगेट वॉज मॉडर्नाइजेशन, एडवांस करना। किसको एडवांस करना? दो चीजें, एक टेक्नोलॉजी एडवांस करनी थी, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी बेटर प्रोडक्शन। सेकेंड, सोशल आउटलुक बेटर करना था, लोगों का माइंडसेट, लोगों को मॉडर्न करना जरूरी था, अदरवाइज तो आज भी शायद हम धोती पहन के घूम रहे होते। थर्ड, सेल्फ रिलायंस, खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे, अब दूसरों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हर चीज खुद बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? इंपोर्ट करेंगे तो उन पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, डिपेंडेंसी हो जाएगी तो हो सकता है वो आके हमारे पास फिर हमारे काम में इंटरफेयर करना शुरू कर दें। इंटरफेयर करेंगे तो यार ये ना हो अभी अभी ब्रिटिशर्स से छुटकारा मिला था, कोई और कंपनी या कोई और कॉलोनी आकर हम पे रूल करना शुरू कर दिया किसी ने, तो वी वांटेड टू अवॉइड दैट, इसलिए सेल्फ रिलायंस। एंड फोर्थ वाज इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फेयर मैनर, जहां जितने रिसोर्सेज की जरूरत है वो कोशिश करते थे वो रिसोर्सेज उतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो दीज वर द 4 गोल्स ऑफ द 5 year प्लान्स। देन अब इन गोल्स को टारगेट करते हुए अलग अलग सेक्टर्स पे कैसे फोकस किया वो देखते हैं। अब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो क्या प्रॉब्लम्स थी? थोड़ी बहुत तो कॉमन जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उन्हीं के आगे थोड़ी और एड ऑन हुई। ध्यान से, पहला, लो प्रोडक्टिविटी, यानी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था जितने अच्छे से कर सकता था, रिसोर्सेज वर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। सेकेंड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी? जहां 4 लोगों की जरूरत है वहां पे 6 लोग काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 2 लोग हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 2 लोग कुछ एक्स्ट्रा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो 2 लोग फेस कर रहे हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, बारिश पे डिपेंडेंट थे। फोर्थ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सिर्फ अपने लिए ग्रो करते थे, मार्केट में बेचने के लिए नहीं, सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हो जाते थे, बट उससे हम ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी, आउटडेटेड थी, तो एफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही थी। एंड लास्ट, देयर वाज रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, जमीन के मालिक और जमीन पे काम करने वाले फार्मर्स के अंदर हमेशा क्लैशेस चलते रहते थे। वो कहते थे फसल नहीं होगी, वो कहता भाई मुझे तो मेरा प्रॉफिट चाहिए, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता था? फार्मर का। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम्स उस टाइम पे बहुत कॉमन थी। फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देयर वर फ्यू पॉलिसीज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मेजरली 2 टाइप की पॉलिसीज, वन वाज द लैंड रिफॉर्म्स, अदर वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन। दोनों के बारे में समझते हैं। लैंड रिफॉर्म्स में क्या था? जहां पे था कि लैंड का जो स्ट्रक्चर है, कौन कितना मालिक है किस लैंड का, यानी लैंड होल्डिंग्स किसके पास कितनी है, वो मैनेज करने का काम था। सेकेंड, अब इसके अंदर क्या था, चलो पहले ये कंप्लीट करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर इन्होंने स्टार्ट किया लैंड सीलिंग। सीलिंग क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट। तो इन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि हर एक इंसान के पास एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा लैंड नहीं हो सकती, अगर हुई तो उस एक्स्ट्रा लैंड को गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी। एग्जाम्पल, उन्होंने फिक्स किया कि एक इंसान के पास 1 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं हो सकती। एक ऐसा फार्मर था जिसके पास 2 एकड़ लैंड थी, तो 1 एकड़ एक्स्ट्रा विल गो टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल गिव दैट लैंड टू दोज फार्मर्स जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है। So that was land ceiling, that is fixing up a maximum limit on the land holdings. Second, abolition of intermediaries. Intermediary यानी बीच के बिच्छू। वो क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टेनेंट हूं, मैंने किसी की जमीन रेंट पे लेनी है, बीच में मीडिएटर बन के खड़ा हो जाएगा, कमीशन खाएगा, उसकी कमीशन हटानी जरूरी थी क्योंकि नुकसान उससे टेनेंट का हो रहा था। या फिर जब मार्केट में प्रोडक्ट बेचने जाते थे, फार्मर डायरेक्ट नहीं बेच पा रहा, बीच में वहां पे भी कोई ट्रेडर है, उस ट्रेडर को हटा दो, ये डायरेक्टली बेच पाएंगे तो बेनिफिट होगा। सो दैट वाज द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जिसके अंदर अगर मैं बोलूं, जब हमने लैंड सीलिंग की बात करी, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि
फार्मर्स ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा लैंड थी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे कर दी। उन्होंने ये नहीं बोला था एक फैमिली की इतनी लैंड, उन्होंने बोला था एक इंसान की इतनी लैंड। इंसान समझदार है, उसने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे कर दी। सो दीज वर द लैंड रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंड, उन्होंने पॉलिसी अपनाई ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, जहां पे उन्होंने फोकस किया हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जिसे HYV सीड्स कहते हैं, जो ज्यादा फसल उगा पाएगी और जल्दी उगा पाएगी। एंड अलॉन्ग विद दैट फर्टिलाइजर्स, ताकि जो क्रॉप की प्रोडक्शन की स्पीड है उसे इंक्रीज किया जाए बाय गिविंग देम आर्टिफिशियल फर्टिलिटी। ज्यादा मिनरल, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो जल्दी ग्रो हो पाएगा। सो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द यूसेज ऑफ दीज टू थिंग्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। जहां पे कुछ बेनिफिट हुए ग्रीन रेवोल्यूशन से, बेनिफिट क्या हुआ, पहला, दे वर एबल टू अटेन मार्केटेबल सरप्लस। फार्मर्स ज्यादा ग्रो कर पा रहे थे और ज्यादा ग्रो करके जो एक्स्ट्रा था वो मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा पा रहे थे। सेकेंड, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन कर पा रही थी ताकि फ्यूचर में अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, नुकसान हो गया, तो वो उस टाइम पे फसल आगे रेगुलेट कर सके। थर्ड, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, क्योंकि कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन हो पा रही थी तो क्रॉप्स का प्राइस भी कंट्रोल था। तो जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग थे, दे वर इजिली एबल टू अफोर्ड द क्रॉप्स दैट वर अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि उनके प्राइसेस कम हो चुके थे, बिकॉज द सप्लाई हैड इंक्रीज्ड। देन हर जगह का सिर्फ बेनिफिट नहीं होता, इसमें नुकसान भी था। देयर वर रिस्क इन्वॉल्वड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, और वो रिस्क क्या था, नंबर वन, पेस्ट अटैक। कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता था फसल को, उसके लिए यूज करने पड़ते थे पेस्टिसाइड्स, अलग फार्मर्स के लिए एक और खर्चा। एंड इनकम डिस्पैरिटीज, जो HYV सीड्स थी वो ना एक्सपेंसिव होती थी। अब जो रिच फार्मर है वो तो खरीद लेगा, पुअर फार्मर नहीं खरीद पाता था। सो वहां पे प्रॉब्लम होती थी कि उनके बीच के जो इनकम का गैप था, दैट वाज वाइडनिंग अप। द रिच फार्मर वाज गेटिंग रिचर, द पुअर वाज गेटिंग पुअर। तो वो इनकम डिस्पैरिटीज यानी डिफरेंसेस बढ़ते हुए जा रहे थे। देन अब ये इनकम डिस्पैरिटीज ना बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट ने दी सब्सिडी। गवर्नमेंट कहती सब्सिडी देंगे ताकि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा वो भी अफोर्ड कर सके। बट इसमें भी फायदे और नुकसान दोनों। नुकसान, पहले फायदे की बात करते हैं कि जो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी वो खरीद पाएगा, वो ग्रो कर पाएगा। सो सम इकोनॉमिस्ट वर इन फेवर ऑफ दी सब्सिडीज, बट सम वर अगेंस्ट इट। कहते सब्सिडी देने से गवर्नमेंट पे लोड आएगा, गवर्नमेंट को वो पैसे देने पड़ेंगे, तो पहली बात गवर्नमेंट का ट्रेजर खाली होगा जो ऑलरेडी उनके पास ज्यादा नहीं थे। सो इकोनॉमिस्ट वर अगेंस्ट दी सब्सिडीज एज वेल। अलॉन्ग विद दैट वो कहते कि यार आप सब्सिडी दे रहे हो, उसके बावजूद ये दोनों चीजें फिर भी महंगी हैं। जो बिल्कुल पुअर फार्मर है वो फिर भी नहीं खरीद पाएगा, यानी बेनिफिट किसका हो रहा है, रिच फार्मर का। जो पहले महंगा भी खरीद पा रहा था उसको आप सब्सिडी देकर सस्ते में दे रहे हो, वो तो खरीद गया, वो तो और कम आ गया। बट सब्सिडीज का बेनिफिट जो सबसे पुअर फार्मर्स थे वहां तक नहीं पहुंच पाया, कि उस सब्सिडीज के बावजूद जो प्राइस था, द फार्मर्स वर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। सो वहां पे ये सब्सिडीज, यहां पे इकोनॉमिस्ट वर क्वाइट अगेंस्ट प्रोवाइडिंग दीज सब्सिडीज। ये था एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर आया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, कहते यहां पर हमारे पब्लिक सेक्टर ने बहुत काम किया, हमारी सरकारी सेक्टर ने बहुत काम किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे ज्यादा नहीं था। क्यों नहीं था, क्यों हमारे पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ा? लेट्स सी। नंबर वन, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं था कि भाई वो काम कर सके, वो सेटअप अपना स्ट्रॉन्ग कर सके, पॉसिबल ही नहीं था। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का तो यार काम था सोसाइटी के बेनिफिट, और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इंडस्ट्री तो चाहिए, तो गवर्नमेंट को मजबूरन खुद वो इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ती। थर्ड, लैक ऑफ इंसेंटिव विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास कोई लालच ही नहीं था यार काम करने का। क्यों? वो काम करते थे, वो प्राइस लगाते थे, गवर्नमेंट कहती थी आप इतने प्राइस पे बेच ही नहीं सकते क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर कहता भाई इसमें मेरी क्या गलती, मैं प्रॉफिट ना कमाऊं क्या? तो गवर्नमेंट उनको फिर भी नहीं बेचने देती थी। उस वजह से प्राइवेट सेक्टर को इतना इंसेंटिव ही नहीं मिलता था कि भाई हाँ हम काम करें।
इंसेंटिव नहीं है तो वो काम करते ही नहीं थे। कहते मुश्किल से हम कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद तुम हमें कमाने नहीं दे रहे, तो हम काम करें क्यों? देयर वाज नो इंसेंटिव फॉर देम। So all of these reasons resulted in the government contribution in the industrial sector. गवर्नमेंट को काम करना पड़ा, राइट? अब जब गवर्नमेंट ने काम किया, अब कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर थे वो कहते थे चलो हम फिर भी काम करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने इंपोज करा एक एक्ट विच वॉज नोन एज द इंडस्ट्रियल एक्ट। इंडस्ट्रियल एक्ट में इन्होंने क्या किया, दे इंट्रोड्यूस्ड द लाइसेंसिंग सिस्टम। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लाइसेंसिंग सिस्टम, जहां पे अगर प्राइवेट सेक्टर कोई काम करना चाहता है, दे नीड टू टेक प्रायर वी कैन से प्रायर कॉन्फर्मेशन और प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। किस चीज के लिए परमिशन चाहिए? भाई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने का मतलब अभी तक आप 100 पेन बना रहे थे, आपने 100 की परमिशन ले रखी थी, अगर आप 100 से 200 पे भी जाना चाहते हो तो भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड, डाइवर्सिफाई, पेन के साथ साथ अगर पेंसिल बनाना चाहते हो तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कुछ भी करना है गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने ये लाइसेंसिंग सिस्टम क्यों इशू किया था? सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे कहां पे क्या चल रहा है। बट दिस वॉज इंपैक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। लाइसेंस लेने में टाइम लगता था, मिसयूज होता था उसका बहुत, तो लाइसेंस की वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ थी दैट वाज हैम्पर्ड। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और क्या किया फिर गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट कहती है हम एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन द ईयर 1956। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। कैटेगरी ए यानी शेड्यूल ए, सेकेंड कैटेगरी शेड्यूल बी, थर्ड कैटेगरी शेड्यूल सी होना चाहिए, ये शेड्यूल सी। इन्होंने क्या किया, शेड्यूल ए के अंदर वो इंडस्ट्रीज होंगी जो स्टेट यानी सिर्फ गवर्नमेंट चलाएगी, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं होगा। ओनली द गवर्नमेंट सेक्टर वुड बी इन्वॉल्व। सेकेंड हमारे पास आई शेड्यूल बी, द सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होगा, इंडस्ट्रीज विल बी स्टार्टेड बाय द स्टेट बट इवेंचुअली ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। सरकार शुरू करेगी बट अल्टीमेटली सरकार क्यों शुरू करेगी, पहले तो ये देखते हैं, क्योंकि हमने देखा प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो इनिशियल कैपिटल सरकार लगाएगी बट उसे बाद में चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देगी। एंड थर्ड, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा प्राइवेट सेक्टर होगा, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। यहां पे ए के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट, बी में गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी, प्राइवेट सेक्टर में दे देगी फिर, और थर्ड में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। देन दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती थी? ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़। सो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्यों बढ़ावा दे रही थी गवर्नमेंट? ताकि, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लेबर इंटेंसिव काम चलता है। अब लेबर इंटेंसिव काम चलेगा तो सबसे बड़ा फायदा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, बिकॉज लेबर इंटेंसिव वर्क विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और उस वजह से वो उसे प्रोटेक्शन भी देते थे बड़ी फर्म से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट लिया, क्लोथ्स, एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स, गवर्नमेंट ने सेट कर दिया ये जो क्लोथ्स हैं ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकती है, लार्ज स्केल बना ही नहीं सकती। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड थी तो वो अच्छे से काम कर पा रही थी। अदरवाइज क्या होगा, लार्ज स्केल फर्म आ गई तो ये तो उनके साथ कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो रिज्यूमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड। किया जब ब्रिटिशर्स चले गए थे सेकेंड फेज के अंदर, हमारे फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेटस था वहां पे। हमारे पास, हमें पता है हमारी गवर्नमेंट ने हमारा फॉरेन ट्रेड जो था वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। रिस्ट्रिक्ट करने का बेसिक रीजन क्या था? नंबर 1, हम वो चाहते थे कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। एंड हम लोग अपने 5 ईयर प्लान्स का जो एक टारगेट था जिसमें हम सेल्फ रिलायंस की बात करते थे कि सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी ना हो, कोई और आकर हमारे काम के अंदर इंटरफेयर ना करे, उस वजह से हमारा टारगेट होता था कि हम लोग फॉरेन ट्रेड ही पूरा
रिस्ट्रिक्ट कर दें। सो ये रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी सबसे पहले फोकस करी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कहते रिप्लेस द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स, कि बाहर से जो गुड्स आप लोग इंपोर्ट करते हो उसी के सब्स्टिट्यूट गुड्स, वैसा ही गुड अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दो। मैन्युफैक्चर इट इन योर ओन नेशन so that we do not have to import the goods from the other nations. This was number one. And second, उन्होंने यही चीज करने के लिए they imposed a protection on the imports using tariffs and quotas. ये क्या होते थे, उन्होंने बोला अगर इंपोर्ट करना है यू नीड टू पे अ टैरिफ, टैरिफ यानी टैक्स। अब ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी या कोई टैक्स पे करना पड़ेगा तो गुड महंगा हो जाएगा, और अगर गुड महंगा हो गया तो इंसान चाहेगा यार फिर तो इंडियन गुड सस्ता मिल रहा था वही खरीद लो। सो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया एंड कोटा सेट करना वाज एक क्वांटिटेटिव लिमिट सेट कर दी। क्वांटिटेटिव लिमिट का मतलब इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट इंपोर्ट अबव अ सर्टेन लिमिट। सो उसमें भी जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका था। दो तरीके थे, टैरिफ्स यानी टैक्सेस एंड कोटा यानी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। Then the last thing would be the critical appraisal of the industrial development. हमें पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप कर रहा था, उसके कुछ पॉजिटिव्स भी थे, उसके कुछ नेगेटिव्स भी थे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, उन्होंने जीडीपी की तरफ बहुत कंट्रीब्यूट किया, यानी हम कह सकते दे वर नाउ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज। कितनी, टू 1950-51 के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 11.8% थी, बट वो बढ़कर इट वेंट अप टू 24.6% इन द ईयर 1990 या 91। सो पहले से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंड, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा वेल डाइवर्सिफाई हो चुका था। डाइवर्सिफाई हो गया था यानी नए नए गुड्स हम लोग ऑलरेडी बनाना स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थी इसमें। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही थी बिकॉज दे वर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लार्ज इंडस्ट्रीज एंड वो लोग लेबर इंटेंसिव होने की वजह से दे वर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। देन वी वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन, जिसका फायदा भी था नुकसान भी था। नुकसान ये हो रहा था कि हम अब अपने रिसोर्सेज हम अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था यार जब कंपटीशन है ही नहीं तो हम लोग आराम से सेठों की तरह बैठ के काम कर रहे थे, रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। तो दिस वाज समथिंग दैट वाज कंट्रीब्यूटिंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देन लाइसेंसिंग पॉलिसी, लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो गया था, जिसमें लोग उसका मिसयूज बहुत कर रहे थे। लाइसेंस लेकर रख लेते थे, प्रोडक्शन नहीं करते थे, और लाइसेंस लेने से क्या होता था, किसी और को आसानी से लाइसेंस मिलता ही नहीं था। एंड लाइसेंस लेना भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, विच वॉज अगेन नॉट एन ईजी टास्क। एंड लास्ट, पब्लिक सेक्टर जो मैंने बीच में बोला, इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारा नेशन कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था एंड दे कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ अकरिंग ह्यूज लॉसेस हो रहे थे, फिर भी काम करते हुए जा रहे थे, क्योंकि वहां पे देश की ग्रोथ और लोगों का वेलफेयर, विच इज द सोशल वेलफेयर, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट दैन इनकरिंग लॉसेस, राइट? So that was all about the second chapter. We'll meet you next for the next chapter, that is chapter number 3. Thank you.